नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ओजोन के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ग्रुप 16 का। ओजोन को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं O3 के रूप में, और ये एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का अदर देन O2। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं जैसे कि ऑक्सीजन इन एलिमेंटल फॉर्म एग्जिस्ट as triatomic molecule along with dioxin which is ozone। तो इस तरह से हम लोग ओजोन को डिफाइन करते हैं कि होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो O2 के रूप में तो रहता ही है, यानी कि डाई ऑक्सीजन तो होता ही है, लेकिन O2 के साथ साथ ऑक्सीजन O3 के रूप में भी पाया जाता है और बहुत कम मात्रा में, और उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? ओजोन। ओजोन इज एक्चुअली एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन along with डाइऑक्सीजन। ये तो मैंने पहले ही बताया कि ऑक्सीजन के साथ साथ ओजोन जो है, डाइऑक्सीजन के साथ साथ ओजोन जो है वो एलोट्रोप कहलाता है। क्या चीज का? ओजोन का। अब हम लोग बच्चों ओजोन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। ओजोन OZONE, तो ओजोन के अलग अलग कैरेक्टर को अगर हम लोग जाने तो सबसे पहला कैरेक्टर होता है कि ओजोन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ओजोन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो याद रखना आप लोग कि O2 जो है दिस इज पैरामैग्नेटिक, लेकिन O3 जो है दिस इज डायामैग्नेटिक। तो इस वजह से मान लो कहीं पर O2 प्लस O3 का मिक्सचर है और आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर हम लोग एक मैग्नेट ले आए, तो बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा सब्सटेंस अट्रैक्ट होगा और कौन सा सब्सटेंस रिपेल होगा? तो ये जो ऑक्सीजन है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ओजोन जो है ये मैग्नेट से दूसरी तरफ रिपेल होगा। है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और ओजोन जो है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब हम लोग दूसरे कैरेक्टर की अगर बात करें तो ओजोन जो है इज मच मोर रिएक्टिव। ओजोन जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है देन O2। ओजोन जो है O2 से कहीं ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि O3 और O2 में अगर हम लोग कंपेयर करें रिएक्टिविटी की, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बच्चों? ओजोन की। लेकिन थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किसकी? ओजोन की ऑक्सीजन से। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि स्टेबिलिटी जो है ना वो ओजोन का काफी कम है, इस वजह से ओजोन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़े तो ओजोन जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन O2। ऐसे ऑक्सीजन भी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंटल फॉर्म में फ्लोरीन सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और फ्लोरीन के जस्ट नेक्स्ट कौन होता है? ओजोन। यानी कि ओजोन जो है फ्लोरीन से कम तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंटल स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो ओजोन का स्थान जस्ट फ्लोरीन के बाद आता है। और डाइऑक्सीजन से अगर हम लोगों को कंपेयर करना हो तो ओजोन तो डाइऑक्सीजन से कहीं ज्यादा तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका सवाल आता है कि क्यों ओजोन तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? क्योंकि ओजोन जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है ना, तो ओजोन अपने आप डिकम्पोज होके O2 प्लस O देता है। O जो है दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो है इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है इसके फॉर्मेशन के वजह से ओजोन जो है वो बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब सवाल होता है कि ओजोन पाया कहाँ जाता है? तो ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर, STRETOSPHERE, ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया था, जो कि अपर एटमॉस्फेयर है। ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर। तो कितना ऊपर अगर इसका जवाब सवाल पूछे तो इस सवाल का जवाब होता है कि अर्थ के सरफेस से 11 से 50 किलोमीटर ऊपर। यानी कि कितना किलोमीटर ऊपर? 11 से 50 किलोमीटर ऊपर जो एटमॉस्फेयर का एरिया है, अपर एटमॉस्फेयर भी बोलेंगे, उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। और उस स्ट्रेटोस्फेयर में क्या चीज मौजूद रहता है बच्चों? उस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है वो मौजूद होता है। तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने क्या क्या जाना कि ओजोन जो है वो डायटोमिक सब्सटेंस है, सॉरी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। दूसरा हम लोगों ने जाना ये अपर एटमॉस्फेयर जिसे स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं वहां पर मौजूद होता है। तीसरा हम लोगों ने जाना कि ओजोन जो है वो बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और चौथा हम लोगों ने जाना ये बहुत ही तगड़ा रिएक्टिविटी शो करता है, यानी कि ओजोन जो है बहुत कम स्टेबल होता है, जिस वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा या बहुत कम, बहुत ज्यादा। अब हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ध्यान से देखना, PARATI, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन का प्रिपरेशन जो है बच्चों वो हम लोग डाई ऑक्सीजन से ही करते हैं।
तो ओजोन का प्रिपरेशन डाई ऑक्सीजन से कैसे करते हैं? तो ये है 3O2 डाई ऑक्सीजन, और डाई ऑक्सीजन पर हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब प्रोड्यूस करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ओके। तो डाई ऑक्सीजन को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के साथ जब हम लोग ट्रीट करेंगे तो डाई ऑक्सीजन क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? ओजोन में। दिस इज व्हाट डाई ऑक्सीजन, और ये जो सब्सटेंस है बच्चों, इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ओजोन। और इस रिएक्शन के लिए डेल एच का वैल्यू, डेल एच नॉट कब होता है बताओ? 298 केल्विन पर इसका वैल्यू होता है प्लस 142 किलो जूल पर मोल, ओके। इसका वैल्यू जो होता है 142 किलो जूल पर मोल, और ये जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जो कि दर्शाता है कि ओजोन का फॉर्मेशन अनफेवरेबल है। समझे बात को? ओजोन जो बनता है वो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल। अब जवाब होता है, यहाँ पर सवाल होता है, सॉरी, कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहने से क्या मतलब जाता है? तो वैसा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जहां पर नो लोकल राइज इन टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर राइज नहीं हो, उसे ही हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का डिस्चार्ज होता है, आगे मैं बता रहा हूं आप लोगों को कैसे ये प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हम लोग टेम्परेचर राइज नहीं होने देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अगर राइज होगा ना तो क्या होगा? ओजोन चूंकि अनस्टेबल होता है तो जो बनेगा ओजोन वो भी डिकम्पोज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो, इस वजह से हम लोग ओजोन जो है डाइऑक्सीजन से बनाते हैं। किस स्थिति में बनाते हैं बच्चों? जब हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, ओके। अब जो है ओजोन बनाने के लिए हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ एपार्टस लेते हैं, और जिस एपार्टस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ओजोनाइजर, ठीक है। तो ओजोनाइजर, यहां पर दो तरह का ओजोनाइजर हम लोग ले सकते हैं, साइमंस ओजोनाइजर, और दूसरा जो होता है वो होता है BRODIES, ब्रॉडीज ओजोनाइजर। हम लोग मतलब दो तरह का ओजोनाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, साइमंस ओजोनाइजर और ब्रॉडीज ओजोनाइजर। हम लोगों को यहाँ पर साइमंस ओजोनाइजर के बारे में पढ़ना है, जिसका फिगर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो बच्चों ये जो फिगर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये फिगर है क्या चीज का? साइमंस ओजोनाइजर का, ठीक है। ये जो है साइमंस ओजोनाइजर, इसे ध्यान से देखना। इस ओजोनाइजर में होता क्या है कि दो कोएक्सियल ट्यूब है यहाँ पर क्या है? दो कोएक्सियल ट्यूब। कोएक्सियल ट्यूब मतलब कि जैसे कि आप लोग देखो, ये एक ट्यूब है और इसी ट्यूब के चारों तरफ एक दूसरा ट्यूब है। इमेजिन करना, ये दो कोएक्सियल ट्यूब है। कोएक्सियल ट्यूब जो है, इसके बीच से अगर कोई सब्सटेंस डालेंगे तो दूसरे साइड से भी वो सब्सटेंस उसी बीच के रास्ते से निकल जाएगा। तो क्या है ना, कोएक्सियल ट्यूब में यहाँ का रास्ता बंद है और ये रास्ता बंद है। देखो यहाँ ध्यान से, ये वाला रास्ता, बीच में वैकेंट स्पेस है। ध्यान से देखना, इमेजिन करो यहाँ पर आप लोग कि ये जो कोएक्सियल ट्यूब है, एक ट्यूब यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये वाला लाइन जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये चीज, ये एक लाइन है, ये अंदर वाला ट्यूब है, ये लाइन, और ये वाला लाइन अंदर वाले ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अंदर से इस तरह से बंद है। और इसी के चारों तरफ एक दूसरा ट्यूब जो है, इसी के चारों तरफ सराउंडेड है। दिखा, ये सराउंडेड है। तो बताओ कि इसका मुंह यहाँ पर बंद है, इस साइड यहाँ पर बंद है, और इस साइड इधर से बंद है। तो बताओ, तो ये बीच का रीजन जो है, इस रीजन से हम लोग यहाँ से इस रास्ते से प्योर ड्राई ऑक्सीजन पास कराते हैं, और प्योर ड्राई ऑक्सीजन इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, और इसी रास्ते से होते होते इधर और ओजोन में कन्वर्ट होके रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इस रीजन में हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इस रीजन में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर जो इनर सरफेस, इस ट्यूब का जो अंदरूनी सतह, यहाँ पर अंदरूनी सतह में टीन फॉयल लगा लेते हैं, और बाहरी सतह में भी टीन फॉयल लगा लेते हैं। तो अंदरूनी सतह और बाहरी सतह में जैसे हम लोग टीन का फॉयल लगा लेंगे, तो ये ट्यूब जो है दोनों तरफ से, ये ट्यूब जो है देखो यहाँ पर ध्यान से, ये ट्यूब जो है दोनों तरफ से, अंदर से भी और बाहर से भी, अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों तरफ से ये घिरा हुआ है क्या चीज से? टीन फॉयल से। और ये टीन फॉयल देखो यहाँ पर इंटरकनेक्ट है, अंदर वाला टीन फॉयल इधर से और बाहर वाला टीन फॉयल इधर से इंडक्शन कॉइल से घिरा हुआ है। और इस इंडक्शन कॉइल के थ्रू हम लोग एसी प्रोड्यूस करके यहाँ पर जैसे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन गैस अंदर गया वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? ओजोन में। लेकिन आप लोग जानो, यहाँ पर जो ओजोन प्रोड्यूस होता है ना, वो ओजोन का मात्रा बहुत कम होता है। यहाँ पर 10 to 15% ओजोन जो है, बस यही हम लोगों को मिल पाता है। यानी कि इधर से ऑक्सीजन गया तो इधर से जो रिलीज हुआ ना,
वहां पर O2 प्लस O3 दोनों का मिक्सचर बनता है, और जिसमें कि ओजोन जो होता है वो 10 to 15% होता है, और बाकी 80 से 85% जो होता है वो क्या चीज रहता है बच्चों, वो ऑक्सीजन ही रहता है। उस ऑक्सीजन को हम लोग इस मिक्सचर से अलग करके दोबारा से रिसाइकल कर लेंगे और वही ऑक्सीजन दोबारा से डालेंगे, तो क्या चीज में वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, दोबारा से वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम लोगों को यहाँ पर फिर से दिखा रहा हूं मैं इस वाले फिगर को, तो बच्चों ये जो ओजोनाइजर आप लोग देख रहे हो, इस ओजोनाइजर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, साइमंस ओजोनाइजर। कुछ ऐसा ही ब्रॉडीज ओजोनाइजर भी होता है। इस ओजोनाइजर में जो दो कोएक्सियल ट्यूब है, उसमें इधर से हम लोग प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन गैस पास कराते हैं, और इधर से मिक्सचर हम लोगों को निकलता है क्या चीज का, O3 प्लस O2 का, जिसमें O3 जो है वो कितना रहता है, 10 to 15%, इतना ही रहता है। ओके, अब यहाँ पर क्या क्या हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं, इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर शुड बी वेरी लो, ये टेम्परेचर जो होता है ये बहुत कम टेम्परेचर होना चाहिए। लगभग ये सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग 273 केल्विन पर करवाते हैं। तो ये बहुत कम टेम्परेचर रहने का वजह क्या होता है कि अगर आप लोग ज्यादा टेम्परेचर लोगे तो यहाँ पर जो ओजोन गैस है ये हाईली अनस्टेबल है, तो हाईली अनस्टेबल ओजोन गैस जो है ये डिकम्पोज हो सकता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेते हैं कि बहुत कम टेम्परेचर, बहुत कम। दूसरा कंडीशन होता है कि यहाँ जो ये डिस्चार्ज हम लोग प्रोड्यूस करें ना, ये डिस्चार्ज जो है वो स्पार्कलेस होना चाहिए, स्पार्कलेस, जिसको हम लोग साइलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्यों ऐसा, कि नो लोकल राइज, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोकल राइज इन टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो परेशानी वहीं से शुरू हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर पहला कंडीशन तो ये टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए। दूसरा कि यहाँ जो डिस्चार्ज हम लोगों ने प्रोड्यूस किया वो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना चाहिए, जिसमें कि लोकल राइज इन टेम्परेचर हो कि नहीं हो। तीसरा बात जो होता है, तीसरा कंडीशन यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो ये होता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ये एकदम प्योर होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर इंप्योरिटीज वगैरह तो होने की चांसेस ही नहीं है, और मॉइस्चर भी यहाँ पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं। और चौथा कंडीशन बस उसी को एक्सपेंड करके बोल सकते हैं कि ये जो ओजोनाइजर के अंदर का रीजन है ना, इट शुड बी मॉइस्चर फ्री, यहाँ पर मॉइस्चर वगैरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग याद कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस या प्रिकॉशंस दैट शुड बी मेड अप इन साइमंस ओजोनाइजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओजोन गैस। तो सबसे पहला बात कि टेम्परेचर शुड बी वेरी लो। दूसरा बात कि यहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना चाहिए, कि लोकल राइज इन टेम्परेचर हो कि नहीं हो। तीसरा बात, यहाँ जो हम लोग ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल कर रहे हैं दैट शुड बी प्योर एंड ड्राई। और चौथा बात कि यहाँ पर जो ओजोनाइजर हम लोग इस्तेमाल किए हैं ये भी मॉइस्चर फ्री होना चाहिए और इम्प्योरिटी से भी फ्री होना चाहिए। तो ये चार कंडीशन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, तो इस कंडीशन को बच्चों आप लोग याद कर लेना। अब हम लोग देखते हैं बच्चों व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, एकदम आसान सा हिस्सा है, और हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, की ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो हमें पता है कि O3 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो देख लेते हैं, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा ऑक्सीजन है बच्चों, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। और ये तीसरा ऑक्सीजन है बच्चों जिसका 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया। ओके, तो अब आप लोग देखो कि ये दोनों ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट आप लोग गौर कर रहे होंगे पूरा हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो हुआ क्या, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये बना लिया। तो अगर हम लोग सेंट्रल एटम की बात करें तो सेंट्रल एटम में कितना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग सिंगल काउंट करेंगे और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सिंगल, तो 2 बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर गौर करोगे तो यहाँ पर एक लोन पेयर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 3। तो टोटल 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के वजह से यहाँ जो ऑक्सीजन आप लोगों को नजर आ रहा है ये सेंट्रल एटम, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और ये ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना जिसको कि पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। ये ऑक्सीजन इस तरह से बना, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3। और यहाँ बच्चों एक
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल एटम पर मौजूद है। तो यहां पर अगर हम लोग इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें कि ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होता है, तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए ओजोन हैव टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं? ओजोन के पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या क्या होता है ओजोन का? तो यहां पर देख लो ध्यान से, ये ऑक्सीजन है, उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साफ नजर आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। और दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने जगह पर रहेगा। तो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ? दो। तो इस आधार पर हम इन दोनों के आधार पर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। तो बताओ तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा? लोन पेयर तो अपनी ही जगह पर रहेगा बच्चों, और ये ऑक्सीजन, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, और ये सॉरी, आप लोग गौर करो कि इस दोनों यहाँ पर और यहाँ पर कभी सिंगल बॉन्ड है, कभी डबल बॉन्ड है। तो इस वजह से इन दोनों ऑक्सीजन के बीच सिंगल और डबल बॉन्ड को मिलाकर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर कभी डबल बॉन्ड है, यहाँ कभी सिंगल बॉन्ड है। तो इस आधार पर यहाँ इन दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच भी हम लोग ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर के आधार पर स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो बॉन्ड एंगल की बात करें अगर बच्चों, तो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर से दबाएगा तो बॉन्ड एंगल 120 से तो कम होगा। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं, 116.8 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है क्या चीज का? ओजोन का। और ये रेजोनेंस के वजह से ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी वगैरह बराबर हो जाता है। और बॉन्ड लेंथ अगर हम लोगों को याद रखना पड़े तो ये 127.8 पिकोमीटर के बराबर होता है, और ये हम लोगों को याद भी रहता है। बॉन्ड एंगल कितना? 116.8 डिग्री, बॉन्ड लेंथ जो है वो कितना? 127.8 पिकोमीटर, याद कर लेते हैं। ये जो ओजोन है, ओजोन का शेप जो होता है वो कैसा होता है बच्चों? बैंड शेप। इसे हम लोग याद रख लेंगे, बैंड शेप। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद हुआ बच्चों? बॉन्ड एंगल बताओ तो कितना हो जाएगा? 116.8 डिग्री। और बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी ये सॉरी बॉन्ड लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा? 127.8 पिकोमीटर। ओके स्टूडेंट, यहां पर एक सवाल और पूछा जाता है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ओजोन का क्या होगा? तो आप लोग को पता होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से निकालते हैं। यहां पर आप लोग गौर करो, ओजोन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? दो। तो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दो ऑक्सीजन एटम के बीच यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ बॉन्ड निकालना है। तो किसी एक पेयर ऑफ बॉन्ड को देख लो आप लोग, ये एक पेयर ऑफ बॉन्ड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो इसी को देखना दूसरे एटम में भी, सॉरी दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी। तो यहाँ पर देखो, तो इन दोनों के बीच कितना बॉन्ड है? यहाँ पर एक बॉन्ड है ना? उसी तरह यहाँ पर अभी देखो तो कितना बॉन्ड है? दो। तो एवरेज निकालोगे तो 2+1, तो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? दिस इज इक्वल टू 2+1/2, दैट इज 1.5। तो याद रहेगा ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बच्चों? 1.5 या फिर 3.2 भी हम लोग बोल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से भी निकाला जा सकता है कि यहाँ पर इस वाले बॉन्ड में बॉन्ड कितना है? 2, और इस वाले बॉन्ड में कितना है? 1। तो 2+1/2 भी निकालोगे तो सेम ही रिजल्ट देगा, यानी कि ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1.5। तो आप लोग बताओ, ये ओजोन है और ये O2 है, तो बताओ तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होगा? 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 2। याद है ना? ये डायामैग्नेटिक है। कौन है डायामैग्नेटिक? ये है डायामैग्नेटिक, और ये है क्या? पैरामैग्नेटिक। उल्टा बोल दिया मैंने, ये है पैरामैग्नेटिक और ये है बच्चों डायामैग्नेटिक। इसे याद रखना। तो शुरू में ही मैंने बताया था। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? इसका। तो बताओ तो बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा? बॉन्ड एनर्जी जो है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। और बॉन्ड लेंथ अगर पूछा जाएगा तो वो कितना होगा? बताओ किसका ज्यादा होगा? बॉन्ड लेंथ ओजोन के केस में ज्यादा होता है। और यहां पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ओजोन के केस में बॉन्ड लेंथ अभी हम लोगों ने देखा कितना था ओजोन का बॉन्ड लेंथ, तो यहां पर हम लोगों ने देखा था ओजोन का बॉन्ड लेंथ जो था वो 127.8 पिकोमीटर था। ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए ओ डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 110 पिकोमीटर होता है, और
ओ सिंगल बॉन्ड ओ का बॉन्ड लेंथ जो होता है 148 पिकोमीटर होता है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो कैसा है, सिंगल के डॉटेड, मतलब 1.5 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब 1.5, इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो इन दोनों के बीच का कोई बॉन्ड लेंथ है, दैट इज 127.8 पिकोमीटर। इन चीजों को भी आप लोग समझना। अब हम लोग आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, कि ओजोन का प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्या चीज के बात कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर, तो सबसे पहला इसका नेचर, तो सबसे पहला इसका नेचर, तो ओजोन जो है ये लाइट ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है बच्चों, ओजोन जो है लाइट ब्लू कलर का होता है, और साथ ही साथ पंजेंट ऑर्डर होता है, पंजेंट ODOUR। और ये लाइट ब्लू कलर का क्या, गैस। याद रखना, ऐसा नहीं सोचना कि ये पृथ्वी है उसके चारों तरफ ओजोन रहता है, इसी वजह से हम लोग जब ऊपर ताकते हैं तो ऊपर ब्लू कलर का दिखने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ओजोन जो है वो लाइट ब्लू कलर का होता है, और उसका गंध जो रहता है वो कैसा होता है, पंजेंट। ओके, अब अगर हम लोग इसके नेचर के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो ओजोन याद रखना सबसे पहला पॉइजनस होता है। O2 नॉन पॉइजनस है, क्योंकि O2 तो जीवनदायी गैस है, लेकिन ओजोन जो है ये पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। और ऐसा जहरीला कि अगर आप लोग स्मॉल अमाउंट में इसे इनहेल कर लोगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हेडेक। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में अगर आप लोग इनहेल कर लेते हो तो ये फैटल हो जाता है। फैटल मतलब घातक, ये घातक हो सकता है। ठीक है ना, तो ओजोन जो है इस हिसाब से जहरीला, और जहरीला ही होने के वजह से ओजोन का इस्तेमाल जो होता है यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो होता है हम लोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं। क्लियर है ना। अब हम लोग तीसरी बात पर आते हैं कि ओजोन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो ओजोन का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ये 80.6 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दिस इज 161.2 केल्विन। ये याद रखना काफी आसान है, ट्रिक तो आप लोगों को नजर आ भी गया होगा। ट्रिक ये है कि ओजोन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसका जस्ट डबल होता है बॉइलिंग पॉइंट। नजर आ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट को डबल करो तो बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को नजर आने लगेगा। मेल्टिंग पॉइंट का जस्ट डबल होता है बॉइलिंग पॉइंट। और जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट करने का क्या मतलब, जब ये सॉलिड स्टेट में जाता है तो ये वॉयलेट ब्लैक कलर का दिखता है, ठीक है ना। लेकिन जब ये लिक्विड स्टेट में रहता है तो ये डीप ब्लू कलर का नजर आता है। तो इसे याद रखना कि जब आप लोग ओजोन को गैसियस फॉर्म में देखोगे, तो गैसियस फॉर्म में तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि ओजोन जो है वो किस कलर का रहता है। ओजोन तीनों फॉर्म में है तो सामान्य रूप से तो गैस रहता है, अगर उसको ठंडा कर देंगे तो लिक्विड हो जाएगा, और ठंडा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो याद तो हम लोग को हो गया, गैस अगर रहेगा तो वो क्या किस रूप में रहेगा, लाइट ब्लू, मतलब हल्का हल्का ब्लू कलर का। लिक्विड रहेगा तो डीप ब्लू कलर का हो जाता है, और सॉलिड रहेगा तो किस कलर का, वॉयलेट ब्लैक कलर का। तो याद करना है ये सब। लिक्विड स्टेट में वो कब आता है, जब टेम्परेचर बिलो 161.2 केल्विन ले जाओगे, और अगर टेम्परेचर को बिलो 80.6 केल्विन ले जाओगे, यानी कि ये दिस इज मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टेम्परेचर के नीचे ले जाओगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं चौथे प्रॉपर्टी पर, और वो चौथा प्रॉपर्टी है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल मतलब थोड़ा बहुत, ऑक्सीजन से भी कम, बहुत कम घुलनशील होता है। कहां पर, पानी में। लेकिन ये टर्पेंटाइन ऑयल, TURPENTINE, टर्पेंटाइन ऑयल में हाईली सॉल्युबल होता है। तो याद करोगे, ओजोन ऑक्सीजन जो है वो हाईली सॉल्युबल कहां होता था, अल्कलाइन पैरागेलॉल, याद है, अल्कलाइन PYRAGALLOL। इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बोला था आप लोगों को याद करने के लिए। और ये जो ओजोन है ये कहाँ हाईली सॉल्युबल होता है, टर्पेंटाइन ऑयल। और यही सब क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, जैसे आप लोग बनाओगे एबीसी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस सीरीज एम सीरीज का, तो वहां यही मिलेगा कि O2 जो होता है वो कहाँ घुलेगा। और इन चीजों के अलावा एक दो एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ, CO2 और SO2 जो होता है ये बहुत ज्यादा घुलनशील होता है KOH में, KOH में।
तो ये QH में हाईली सॉल्युबल होता है, इसे आप लोग याद रखना। और CO जो होता है कार्बन, सॉरी ये CO बार बार हो जा रहा है, CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल CuProus CHLORID, ये 11th में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है यूडोमेट्री। तो यूडोमेट्री में इन चीजों को याद रखना होता है क्या क्या। ऑक्सीजन जो होता है अल्कलाइन पैराग्लोल में हाईली सॉल्युबल होता है, CO2 KOH में, SO2 भी KOH में, कार्बन मोनोऑक्साइड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ओजोन जो होता है ये टर्पेंटाइन ऑयल में हाईली सॉल्युबल होता है। तो ये तो बियॉन्ड स्कोप हम लोग चले गए। तो बच्चों मैं क्या बता रहा था, आप लोगों को फोन आ गया, मैं भूल ही गया क्या बोलने जा रहा था। खैर जो भी है, यहाँ पर हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे लास्ट में हम लोगों ने जाना कि ओजोन जो होता है वो पानी में नहीं घुलता है। ओजोन जो होता है वाटर में लगभग नहीं के बराबर घुलता है, थोड़ा बहुत घुल जाता है, लेकिन ये हाईली सॉल्युबल होता है किसमें बच्चों, टर्पेंटाइन ऑयल में। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन में, TIES, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन में दरअसल हम लोगों को सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ना है। थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके। थर्मल डिकम्पोजिशन होता क्या है कि ओजोन जो है वो हाईली अनस्टेबल है। ओजोन जो होता है दिस इज व्हाट, दिस इज HIGHLY, हाईली अनस्टेबल। क्लियर है ना, ओजोन जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ओजोन, सबसे पहले देखते हैं कि ओजोन जैसे टूटेगा, ओजोन गैस है ये टूटेगा और ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओजोन जो है गैस ये डिकम्पोज होगा तो ओजोन जो है वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन के लिए डेल एच का वैल्यू देखोगे तो चूंकि ओजोन के प्रिपरेशन के लिए डेल एच का वैल्यू प्लस 142 किलो जूल पर मोल था, तो यहाँ डिकम्पोजिशन के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये माइनस 142 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू जो है कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, माइनस 142 किलो जूल पर मोल। और आप लोग बताओ, यहाँ पर पहले 2 मॉलिक्यूल था, अब कितना मॉलिक्यूल हो गया, 3 मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे बढ़ेगा तो इंट्रोपी जो होगा इस रिएक्शन का वो भी पॉजिटिव होगा। इंट्रोपी मतलब क्या, नंबर, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ेगा तो इंट्रोपी भी बढ़ेगा। तो आप लोग बताओ डेल जी बराबर होता क्या है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो ये डेल एच जो है, ये तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डेल एच जो है वो क्या है, निगेटिव, और डेल एस जो है ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेल एस जो है वो पॉजिटिव है। और हम लोगों को पता है कि टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। तो ये दोनों चीज पॉजिटिव मिलकर यहाँ पर आगे अगर निगेटिव साइन लग गया तो आप लोग बताओ ये टोटल निगेटिव हो गया, और डेल एच भी निगेटिव है। तो डेल जी जो है ये ऑलवेज निगेटिव होगा कि नहीं होगा, डेल जी जो है ये हमेशा हमेशा निगेटिव होगा कि नहीं होगा। साफ नजर आ रहा है कि डेल जी का वैल्यू जो है वो हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ये जो ओजोन का डिकम्पोजिशन हो रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल एच निगेटिव है और डेल एस, चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है तो डेल एस पॉजिटिव है। तो ये डेल एच निगेटिव और डेल एस पॉजिटिव मिलकर डेल जी के वैल्यू को ऑलवेज निगेटिव बना रहा है। और डेल जी का वैल्यू अगर निगेटिव होगा किस रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन ऑलवेज हाईली अनस्टेबल, हाईली स्पॉन्टेनियस, हाईली स्पॉन्टेनियस भी होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब ये रिएक्शन आगे के दिशा में बहुत जाना चाहेगा, यानी कि ओजोन जो होगा अपने आप टूटकर क्या चीज में कन्वर्ट होना चाहेगा, ऑक्सीजन में। तो ये जो था थर्मल एक्सप्लेनेशन था क्या चीज के लिए, ओजोन के थर्मल अनस्टेबिलिटी के लिए। लेकिन अगर सामान्य रूप से हम लोग लेबोरेटरी में ओजोन को डिकम्पोज कर रहे हैं, ओजोन टूटेगा क्या चीज में, 3O2 गैस में टूटता है। तो सामान्य तौर पर हम लोग लगभग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी कि 473 केल्विन पर हम लोग ये काम कराते हैं। और यहाँ पर बहुत सारा कैटलिस्ट, जैसे कि सामान्य रूप में MnO2, जिसको कि क्या नाम हम लोग देते हैं, पायरोलुसाइट, ठीक है ना, इसे याद रखना। पायरोलुसाइट वगैरह सामान्य रूप से हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज कैटलिस्ट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। याद रहेगा बच्चों कि ओजोन के डिकम्पोजिशन के लिए हम लोग MnO2 लेते हैं। MnO2 के अलावे कभी कभी हम लोग कॉपर ऑक्साइड जैसे Cu2O या CuO भी लेते हैं, या फिर प्लैटिनम
ब्लैक जो होता है ये भी आपको ओजोन के डिकम्पोजिशन में हेल्पफुल होता है, लेकिन ऐसे ओजोन अपने आप भी टूट जाता है। लेकिन फिर भी अगर ओजोन को फास्ट डिकम्पोज कराना हो तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, MnO2 या कॉपर का ऑक्साइड या प्लैटिनम ब्लैक वगैरह किस रूप में हम लोग लेते हैं, एज कैटलिस्ट। ओके, तो कैटलिस्ट के रूप में हम लोग इस तरह के सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो थर्मल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिखाया था ना मैंने, कि ओजोन जो है हाईली अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि ओजोन के डिकम्पोजिशन के लिए डेल एच का वैल्यू निगेटिव होता है, डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है, जो कि इसके डिकम्पोजिशन के डेल जी के वैल्यू को हाईली निगेटिव बना देता है, और डेल जी का वैल्यू हाईली निगेटिव है। इस वजह से ये वाला रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, और ये रिएक्शन चूंकि बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस है तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन जो होता है ना, यानी कि यहां पर लिख रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन जो है, ये ओजोन को एक्सप्लोसिव बना देता है। एक्सप्लोसिव करने का मतलब ओजोन जो होता है विस्फोट के साथ टूटता है। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी था, क्या चीज के लिए, केमिकल प्रॉपर्टी था ओजोन के थर्मल डिकम्पोजिशन को लेकर। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो यहां पर दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, टेस्ट टुवर्ड्स लिटमस। टेस्ट टुवर्ड्स लिटमस, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ऑक्सीजन की कहानी याद है तो वहां पर हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन जो है लिटमस के टुवर्ड्स न्यूट्रल होता है। तो सिमिलरली ओजोन भी लिटमस पेपर के टुवर्ड्स न्यूट्रल होता है, जो कि बताता है कि ओजोन जो है ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ओजोन ना तो बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा। याद रहा बच्चों। अब हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और यही लंबा चौड़ा प्रॉपर्टी हम लोगों को चैप्टर में पढ़ना है, और वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ ओजोन। की ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, की ओजोन जो है किस तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ओजोन जो होता है वो अपने आप डिकम्पोज होके O2 प्लस क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन, और यही जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ओजोन, इसी के वजह से नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, किसी भी सब्सटेंस में जुड़ जाएगा, इस वजह से ये एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग बोलना तो बेकार बात है, वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बच्चों कि ओजोन क्यों बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ओजोन जो होता है डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन चुकी दिया, इस वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इतना सा बात समझ में आया। और ये तो मैंने पहले ही बताया था कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है, लेकिन ये सब याद रखना एलिमेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं। हाउएवर जैसे कंपाउंड की बात करेंगे ना, KMnO4, K2Cr2O7, कॉन्क, HNO3, ये सब तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग एलिमेंट की बात करें तो वहां पर फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल का सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फ्लोरीन के जस्ट नेक्स्ट जो स्थान आता है एलिमेंटल स्टेट में, वो किसका आता है बच्चों, वो ओजोन का आता है। इसी वजह से मैंने बताया कि ओजोन जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो वाजिब है ये कई तरह के सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा, तो हम लोगों को भी यहाँ पर कई तरह के सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पढ़ना है। जैसे कि हम लोगों को सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, कि ओजोन जो है कई तरह के मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे कि ये सारा मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब तो खुदे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो ये ओजोन से क्या किसी भी सब्सटेंस से तुरंत से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस तरह के मेटल की तो हम बात ही नहीं करते हैं। यहाँ पर ये क्रॉस किया तो इसका ये मतलब नहीं समझना कि इस तरह का मेटल ओजोन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ये हम बता रहे हैं इस तरह का मेटल एज वेल एज आयरन, एल्यूमिनियम वगैरह जो कि इससे कम रिएक्टिव है, इस तरह का मेटल सबको, तो स्कैंडियम है, तो ये इस तरह का मेटल को तो ओजोन आराम से ऑक्सीडाइज कर देगा। हम बात कर रहे हैं लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि मरकरी, जैसे कि सिल्वर, तो इस तरह का मेटल जो कि लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, इसको भी ओजोन ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। ओके, तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टॉपिक है, वहां पर दरअसल हम लोगों को पढ़ना है
कि मरकरी को ओजोन जो है वो कैसे ऑक्सीडाइज करता है, और दूसरा पढ़ना है सिल्वर को ओजोन जो है वो कैसे ऑक्सीडाइज करता है। तो 1 मिनट में हम लोग पढ़ लिए कि मरकरी को ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइज करके बना देता है Ag2O। मर्क्यूरस है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, तो दिस इज मर्क्यूरस, UROUS ऑक्साइड, ठीक है ना। इसी तरह सिल्वर को भी ओजोन जो है ऑक्सीडाइज करके ट्वाइस ऑफ Ag2O प्लस O2 में कन्वर्ट करता है। तो हम लोगों को पता चल गया कि इस चैप्टर में दरअसल हम लोगों को जो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल है वहां पर दो ही चीज पढ़ना है कि एक मरकरी को ऑक्सीडाइज कर देता है ओजोन क्या चीज में, मर्क्यूरस ऑक्साइड में, और एक सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर देता है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड में, ठीक है। ये दोनों का दोनों अनस्टेबल सब्सटेंस है। इसको भी अगर थोड़ा सा गर्म करोगे तो ये मरकरी प्लस हाफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको भी अगर आप थोड़ा सा गर्म करोगे तो ये सिल्वर प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो लेकिन बाद का रिएक्शन है, इसकी चर्चा हम लोग को यहाँ पर नहीं करनी है। हम लोग को करना है क्या है कि मरकरी को अगर ओजोन के साथ ट्रीट करोगे तो मर्क्यूरस ऑक्साइड, और सिल्वर को ओजोन के साथ ट्रीट करोगे तो Ag2O में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट और भयानक बात क्या है, हम लोगों को ये वाले रिएक्शन को अच्छे से देखना है। और इस वाले रिएक्शन को अच्छे से क्या देखना है, यहां पर एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम है टेलिंग ऑफ मरकरी, ठीक है ना। इसे समझना ध्यान से, टेलिंग ऑफ मरकरी क्या होता है। सबसे पहली बात कि ये हम यहां पर एक ट्यूब बना रहे हैं, ये परख नली है, खराब बना, फिर से बनाते हैं। वहां बोर्ड में भी तो बनाते थे, याद होगा। मेरी आदत है कि जब हम 1-2 लाइन खींचते हैं तो परफेक्शन के तरफ जब तक हम नहीं पहुंच पाते हैं तब तक हम उसे मिटा मिटा के बार बार बनाते रहते हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे, टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक परख नली है, दिखा। इस परख नली में क्या चीज मौजूद है, इस परख नली में आप लोगों के पास मरकरी मौजूद है। तो यहाँ पर मरकरी है, तो मरकरी का मेनिस्कस ऐसे होता है, याद है आप लोगों को कि मरकरी जो होता है कन्वेक्स अप रहता है। क्यों ऐसा रहता है, बिकॉज द कोहेसिव फोर्स इन केस ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, यानी कि मरकरी और मरकरी पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मरकरी और ग्लास के बीच के अट्रैक्शन से ज्यादा होता है, इस वजह से ऐसा। और याद होगा आप लोगों को कि अगर आप लोग पानी वगैरह को इस तरह से ग्लास में रखोगे तो वो कन्वेक्स अप, कनकेव अप टाइप का मेनिस्कस बनाता है। खैर इससे हम लोगों को लेना देना है नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हम लोगों को तो काम किससे है, इस मरकरी से। तो ये मरकरी है, ये मरकरी यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मरकरी को हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, ओजोन के साथ। तो जैसे इस मरकरी को ओजोन के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर जो मरकरी था इस ट्यूब के अंदर, ध्यान से देखना, इस ट्यूब के अंदर जो मरकरी था थोड़ा मोटा, ग्लास मोटा नहीं हो जाता, वो फिगर बनाने का एरर है। तो जैसे हम लोग ओजोन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये मरकरी का मेनिस्कस गायब हो जाता है, यानी कि मरकरी जो है वो फ्लैट हो गया। दिखा आप लोगों को, मरकरी फ्लैट हो गया। और साथ ही साथ एक चीज यहां याद रखना कि ये जो मरकरी था ना पहले, ये मरकरी ग्लास में नहीं चिपकता था, यानी इसको अगर आप हिलाते, इस ट्यूब को अगर मान लो जर्क हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, मतलब मरकरी ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ भी गया किनारे, तो जब गिर के वो ना ऐसे ही बन जाएगा बाद में, यानी कि वो ग्लास में चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। लेकिन जैसे ओजोन के साथ आप लोग ट्रीट करोगे तो अब जो ये मरकरी यहाँ पर मौजूद है, ये मरकरी का पहले मेनिस्कस लॉस हो जाता है, MENISCUS लॉस्ट, एक चीज नजर आई बात। और दूसरा परेशानी क्या होता है कि मरकरी यहाँ पर ग्लास के सरफेस पर किनारे किनारे चिपक भी जाता है। यहाँ दिख रहा होगा मरकरी ग्लास के सरफेस में थोड़ा थोड़ा चिपक भी जाता है। मरकरी स्टिक ऑन ग्लास सरफेस, के ग्लास के सरफेस पर थोड़ा थोड़ा चिपक भी जाता है। तो ये ग्लास सरफेस पर जो थोड़ा थोड़ा चिपका, तो ये जो है ना पूंछ की तरह नजर आता है। ये किस तरह से नजर आता है, पूंछ की तरह, मतलब टेल की तरह, TAIL, टेल मतलब पूंछ। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, टेलिंग ऑफ मरकरी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉल्ड टेलिंग ऑफ मरकरी, टेलिंग ऑफ मरकरी। समझ में आया टेलिंग ऑफ मरकरी क्या होता है कि व्हेन मरकरी इज ट्रीटेड विथ ओजोन देन it will lost its meniscus and mercury will stick upon the surface of glass
एज टेल, किस तरह से, पूंछ की तरह। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ मरकरी। अब सवाल होता है कि यहाँ चिपकता क्यों है? तो सच्चाई ये है कि ये जो चिपका हुआ है ना, ये मरकरी नहीं है बल्कि ये Ag2O है। हम लोगों ने अभी शुरू में देखा था, क्या देखा था, कि जब हम लोग मरकरी को ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं तो वो Ag2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही जो Ag2O बना है ना, यही Ag2O यहाँ पर ग्लास सरफेस में थोड़ा थोड़ा चिपक जाता है। तो ये जो ग्लास सरफेस में थोड़ा थोड़ा चिपकेगा तो वही हम लोगों को टेल के रूप में नजर आता है बच्चों, ठीक है। तो ये टेलिंग ऑफ मरकरी हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं? ये टेलिंग ऑफ मरकरी को हटाना रहेगा तो क्या करते हैं, इसको पानी के साथ ट्रीट करते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए और पानी डालकर जब उसको हिलाएंगे ना तो क्या होता है, Ag2O पानी में घुल जाता है। Ag2O जो है वो पानी में घुल जाएगा और Ag2O पानी में घुल कर ऊपर ऊपर रह जाता है। और इसको पानी को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो पानी को हटा दिए, जिसमें क्या चीज घुला हुआ है, उस पानी में Ag2O घुला हुआ है। तो यहाँ जो बचेगा, यहाँ प्योर मरकरी बच जाएगा। तो ये प्योर मरकरी जो बचा उसमें मेनिस्कस रीअपियर, ये जो मेनिस्कस आप लोगों को दिख रहा है ये मेनिस्कस रीअपियर, ठीक है ना। तो इस तरह से टेलिंग ऑफ मरकरी को हटाया भी जा सकता है। एक बार फिर से यहाँ पर दोहरा रहे हैं, समय आप लोगों का बर्बाद हो रहा है लेकिन करेंगे क्योंकि आदत है इनऑर्गेनिक को याद करवा देने का। टेलिंग ऑफ मरकरी होता क्या है कि जब हम लोग किसी भी ग्लास ट्यूब में मरकरी जो कि पहले मेनिस्कस बनाया हुआ रहता है उसे ओजोन के साथ ट्रीट करेंगे तो होता क्या है कि मरकरी जो है ओजोन के साथ रिएक्ट करके ट्वाइस ऑफ Ag2O, सॉरी ट्वाइस नहीं है, ट्वाइस ऑफ Ag2O प्लस O2 बना देता है। और ये Ag2O जो यहाँ पर बनता है, ये Ag2O ग्लास सरफेस में चिपकने लगता है। ऐसा नहीं कि पूरा ये जो मरकरी पूरा का पूरा Ag2O में नहीं कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पर बहुत सारा मरकरी अभी भी है, लेकिन अब जो है ये अपना मेनिस्कस लॉस कर जाता है और मरकरी जो है किनारे किनारे ग्लास सरफेस में चिपकने लगता है। बस इसी इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, टेलिंग ऑफ मरकरी। तो ये Ag2O को हटाया जा सकता है कैसे, पानी के साथ ट्रीट करेंगे तो Ag2O इज सॉल्युबल इन वाटर। Ag2O जो होता है ये पानी में घुल जाता है और घुला हुआ Ag2O को पानी के साथ हम लोग अलग कर लेते हैं तो दोबारा से वहां जो बचता है वो क्या बचता है, सिर्फ मरकरी बचता है, यानी कि मेनिस्कस दोबारा से रीअपियर हो जाता है। तो ये सब कहानी है क्या चीज का, टेलिंग ऑफ मरकरी का। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों हम लोग ये अभी पढ़ क्या रहे हैं, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, NONMETALS, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आयोडीन। आयोडीन को अगर हम लोग ओजोन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो बच्चों आयोडीन को जब आप लोग ओजोन के साथ ट्रीट करोगे, यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए पानी भी लगता है, तो ये HiO3 मतलब आयोडेट में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस ओजोन जो है वो तो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में, ठीक है। यहाँ पर ओजोन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऑक्सीजन में भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन -2 में आ गया, यहाँ आयोडीन 0 में है और यहाँ आयोडीन जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चों, +5 में। इसे आप लोग बैलेंस भी कर सकते हो। बैलेंसिंग का तरीका मैंने ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में बताया, जो कि दो तरीके से होता है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर दूसरा हाफ रिएक्शन मेथड से कर सकते हो। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा कि ये आप लोग बैलेंस भी करते चले जाना। यहाँ पर जितना भी रिएक्शन में नीचे लिख रहा हूँ ना, उन सबों को बैलेंस भी करते चले जाना। वैसे मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर जो आयोडीन है इसको एक्चुअली 5 मोल्स ऑफ ओजोन लगता है और वाटर के साथ ये कन्वर्ट हो जाता है ट्वाइस ऑफ HiO3 और +5O2 में। ओके, तो अब हम लोग दूसरा रिएक्शन देखते हैं नॉन मेटल का, कि नॉन मेटल का दूसरा रिएक्शन जो हम लोगों को पढ़ना है वो है सल्फर को जब हम लोग ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं, पानी तो बैलेंसिंग में लगेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में, और ऑक्सीजन यहाँ रह ही जाता है। यहाँ ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन में, यहाँ भी 0, यहाँ सल्फर +6 है, यहाँ ऑक्सीजन -2 और यहाँ सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसे भी बच्चों आप लोग खुद से बैलेंस करना, यहाँ पर बस मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर सल्फर जो है एसिड +24 ओजोन +8 H2O से कन्वर्ट हो जाएगा।
24O2 प्लस 8H2SO4, ठीक है ना। तो ये आंसर मैंने लिख दिया, ये आप लोग खुद से बैलेंस कर लेना, ठीक है। और एक लास्ट यहाँ पर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ना होता है, वो P4 को अगर आप लोग ओजोन के साथ ट्रीट करोगे, यहाँ भी बैलेंसिंग में ऑक्सीजन लगेगा, वाटर लगेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है H3PO4 में, और साथ में क्या चीज बन जाता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ भी 0 0, यहाँ फॉस्फोरस +5 में, यहाँ -2 है, यहाँ पर 0। इसका भी अगर हम लोग लिख दें बैलेंस, तो यहाँ पर तो ये P4 + 20 ओजोन होता है, प्लस 12 H2O यहाँ होगा, और साथ ही साथ 20 ऑक्सीजन, और प्लस 4 H3PO4 यहाँ पर बनने जा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये बैलेंसिंग था, बैलेंसिंग आप लोगों को अपने से करना है, ये मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। अब हम लोग देखते हैं सी में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, जिसमें कि दो ही देखना होता था, क्या क्या, मरकरी, और दूसरा जो होता था वो सिल्वर का देखना होता था। नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने देखा किसका किसका ऑक्सीडेशन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन का। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, कि कंपाउंड का ऑक्सीडेशन जो है वो कैसे कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो होता है, ये लेड सल्फाइड को अगर आप लोग ओजोन के साथ ट्रीट करोगे तो ये लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, ओजोन जो है लेड सल्फाइड, ये क्या नाम है इसका, सल्फाइड, और इसको कन्वर्ट किस में कर देता है, लेड सल्फेट में। ये जो सल्फाइड है ये ब्लैक कलर का होता है, और ये सल्फेट जो होता है ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसे अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 4 लगेगा और यहाँ पर भी 4 लगेगा, और ये आराम से बैलेंस हो जाता है कि नहीं बच्चों। यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीडेशन का तरीका है, ये रिएक्शन है, ये सामान्य लाइफ में कहाँ होता है, कि ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स होता है ना, जो पुराना पेंटिंग्स वगैरह है, मान लो किसी का पेंटिंग है, मोनालिसा का ये पेंटिंग है, समझे। तो ये पेंटिंग जो है, ऑयल पेंटिंग में क्या होता है ना, वहां लेड आयन वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो लेड आयन समय के साथ धीरे धीरे क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, लेड सल्फाइड में, जिस वजह से ये पेंटिंग में ना हल्का हल्का कालापन जैसा आ जाता है। तो ये कालापन हटाने के लिए हम लोग इस पेंटिंग को जैसे ओजोन वगैरह के साथ ट्रीट करेंगे, ऐसे H2O2 भी इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन ओजोन भी अगर हम लोग इस्तेमाल करें, बहुत महंगा पेंटिंग है, तो ओजोन जो है, ये जो कालापन आया है किसके वजह से है, पीबीएस के वजह से। तो उस पीबीएस को ये ओजोन कन्वर्ट कर देता है क्या चीज में, PbSO4 में उजलापन आ जाता है, जिस वजह से ये पेंटिंग, ये फोटो जो होता है, ये फोटो जैसे बाबू का है, तुम्हारा फोटो है क्या, नहीं है, तो ये तुम बाबू का, जैसे बाबू का नहीं, किसी का भी है, तो ये फोटो जो होता है उससे कालापन जो है वो गायब हो जाता है। तो इस तरह से ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स वगैरह को साफ करने के लिए भी हम लोग इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक और रिएक्शन देखते हैं जहां पर कंपाउंड का रिएक्शन है। उस रिएक्शन में जब हम लोग आयोडाइड को, मतलब I- को क्या चीज के साथ ट्रीट करते हैं बच्चों, ओजोन के साथ, पानी तो लगेगा ही, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में। क्लियर है, और साथ में बन जाता है I2 + O2 + OH-, ठीक है ना। जैसे यहाँ Ki रहता ना, Ki को ओजोन के साथ ट्रीट करोगे तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन प्लस ऑक्सीजन प्लस KOH में, यानी कि ये आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, कौन, ओजोन जो है। यहाँ पर आयोडाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ तो बच्चों कितना है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है -1, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बच्चों, 0। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो इसके बैलेंसिंग में कुछ भी नहीं करना है, यहाँ 2 लगा देना, यहाँ पर 2 लगा देना, ये बैलेंस। इसे अच्छे से लिख देते हैं, 2I- + O3 + H2O से ये बन जा रहा है I2 + O2 + 2OH-, ठीक है ना। ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जहां पर दरअसल हम लोग क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन या एनालिसिस करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ओजोन गैस के। जैसे कि कोई सैंपल है आप लोगों के पास, और उस सैंपल में ओजोन गैस के मात्रा को डिटेक्ट करना है। जो समझ रहे हो ना कि ये सैंपल है, इस सैंपल में
ओजोन गैस है, इसके मात्रा को डिटरमाइन करने के लिए इसे नोन सैंपल ऑफ आयोडाइड आयन के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं, जहां पर आयोडाइड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम लोगों को पता है। तो ये आयोडाइड जितना खर्च होगा ओजोन के साथ, क्या होता है रिएक्शन, आयोडाइड ओजोन के साथ रिएक्ट करके I2 प्लस क्या बना लेगा, OH माइनस प्लस O2 वगैरह बनता था ना पानी के साथ। ये तो ये आयोडाइड का मात्रा तो नोन है, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि इसका इक्विवेलेंट बराबर इसका इक्विवेलेंट। तो जैसे आयोडाइड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जान लो, आप लोगों को पता है नोन सॉल्यूशन से, तो ये ओजोन जो जिसका की मात्रा नहीं पता था, उस ओजोन के मात्रा को हम लोग पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बच्चों, आराम से कर सकते हैं। और इसी मेथड को हम लोग आयोडोमेट्री भी बोल देते हैं। यहां पर फर्दर रिएक्शन में क्या होता है आयोडोमेट्री में, कि ये जो आयोडीन यहां बना ना, इस आयोडीन को हम लोग डिटरमाइन करते हैं थायो सॉल्यूशन के साथ, H2O3 2-, इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं थायो सॉल्यूशन। तो थायो सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करके या हम लोग आयोडीन का मात्रा निकाल लेते हैं, आयोडीन के मात्रा से हम लोग को क्या पता चल जाएगा, ओजोन का मात्रा पता चल जाएगा। तो कई तरह का मेथड होता है, यानी कि आयोडोमेट्री मेथड, यानी कि ये वाला जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने देखा, इस मेथड से हम लोग ओजोन के मात्रा का डिटर्मिनेशन करते हैं, जिसका कि नाम हो जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस या फिर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों दो रिएक्शन देखा कि ओजोन जो होता है कैसे कैसे किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा, एक लेड सल्फाइड और दूसरा आयोडीन। अब हम लोग देखते हैं फेरस सॉल्ट को कैसे ये ऑक्सीडाइज करता है। जब हम लोग ओजोन को Fe2+ आयन यानी कि FeRROUS फेरस आयन के साथ ओजोन को ट्रीट करेंगे, वाटर तो लगेगा ही, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है क्या चीज में, फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है। और साथ ही साथ ओजोन खुद किस में कन्वर्ट हो जाता होगा, O2 में, और साथ में जो यहाँ Fe2+ के साथ जो एनायन होगा वही एनायन यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि FeSO4 है, इसे आप लोग ओजोन के साथ ट्रीट कर रहे हो वाटर में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2SO4 सही है ना, प्लस H2O और प्लस O2। यहाँ बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर H2O नहीं बल्कि यहाँ पर क्या चीज मौजूद होगा, H2SO4। और अगर इसे आप लोग बैलेंस करो तो यहाँ तो 2 होगा ही, और बाकी जगह आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सब ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यानी कि ये जो केमिकल इक्वेशन आप लोगों को नजर आ रहा है ये बैलेंस्ड है। बस इस रिएक्शन में क्या रखना है कि Fe2+ आयन मतलब फेरस आयन को ओजोन जो है वो क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से और भी रिएक्शन होता है कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के लिए, जैसे कि नाइट्राइट आयन NO3-, इसे अगर ओजोन के साथ ट्रीट करोगे ना तो ये NO3- मतलब नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये बदल देता है नाइट्राइट को क्या चीज में, नाइट्रेट में। ठीक है, इसी तरह और भी रिएक्शन होता है, जैसे SO3 2-, ये क्या है, सल्फाइट आयन। सल्फाइट आयन को ये SO4 2- क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, सल्फाइट को SULPHAT सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से बच्चों जो ग्रीन कलर का पोटेशियम मैग्नेट होता है K2MnO4, ये एक्चुअली ग्रीन कलर का होता है, यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। इसे अगर आप लोग ओजोन के साथ ट्रीट करोगे ना तो ये KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि पर्पल कलर का होता है। और साथ में ऑक्सीजन गैस तो बनेगा, और यहाँ जो वाटर यूज होता है ना वो इधर KOH में इस्तेमाल हो जाता है। इसे भी बैलेंस करके दिखाई देता हूँ कि ओजोन जो है, इसी रिएक्शन का यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ कि ओजोन है वो ट्वाइस ऑफ K2MnO4 प्लस ओजोन के साथ, सिर्फ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा है मैंने, तो ये ट्वाइस ऑफ KMnO4 प्लस 2KOH और प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को हम लोग D and F ब्लॉक एलिमेंट में भी पढ़ेंगे, वहां पर जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन करते हैं, यही तो है पोटेशियम परमैंगनेट, फ्रॉम पोटेशियम मैग्नेट। तो पोटेशियम मैग्नेट को इस तरह से ओजोन के साथ हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, यहाँ पर वाटर है एक्चुअली बच्चों, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप लोग पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात करो K2FeCN6, ये क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड को भी अगर आप लोग ओजोन के साथ ट्रीट करोगे, क्या चीज के मौजूदगी में, वाटर के मौजूदगी में, तो इसे बैलेंस कर ही देता हूं, तो ये पोटेशियम फेरीसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है K3FeCN6। इसको हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, पोटेशियम FeRRICYNID
और प्लस साथ में 2KOH, ट्वाइस ऑफ KOH और प्लस O2 तो बनता ही है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर K4 है। तो आप लोग देखो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, तो यहाँ आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है +3 में, इसीलिए इसका नाम फेरोसाइनाइड होता है और इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों, फेरीसाइनाइड। तो ये सब जो था बच्चों, ये था कंपाउंड का ऑक्सीडेशन। ओजोन जो है कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कैसे कैसे करता है। तो इन सारे कंपाउंड, बार बार बोल रहे हैं, यहाँ वीडियो बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि मैं ये साथ ही साथ याद करवाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ जितना भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन है उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओजोन जो है, इस ओजोन को अगर हम लोग PbS के साथ ट्रीट करेंगे तो ये O2 प्लस साथ में PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंसिंग हम लोग बाद में देखते रहेंगे। ओजोन जो है, इसे जब हम लोग आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये खुद O2 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में IO3- आयोडेट में बना देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह ओजोन को जब तुम फेरस आयन के साथ ट्रीट करोगे तो ओजोन जो है ये फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ओजोन को अगर नाइट्राइट आयन NO2- के साथ ट्रीट करोगे तो ये नाइट्रेट आयन NO3- में कन्वर्ट हो जाता है। ओजोन को SO3 सल्फाइड आयन के साथ ट्रीट करोगे तो ये SO4 यानी कि सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ओजोन को अगर K2MnO4 मतलब कि पोटेशियम मैग्नेट के साथ ट्रीट करोगे तो ये KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ओजोन को अगर K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है K3FeCN6। ओके, तो याद हुआ आप लोगों को बच्चों, बस इतना ही तो पढ़ाया मैंने और इन सबों का बैलेंसिंग आप लोगों को याद होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ ओजोन विथ अल्कीन, कि अल्कीन के साथ ओजोन जो है वो कैसे रिएक्शन करता है। ये भी रिपीटेड रिएक्शन है। कैसे ये रिपीटेड रिएक्शन है कि हम लोग ये अल्कीन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जैसे कि ये कोई अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे आप लोग ओजोन के साथ ट्रीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड टूटा और ये 3 ऑक्सीजन कुछ इस तरह से CH2 से जुड़ जाता है। इस कंपाउंड को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, ओजोनाइड। याद रहा। ऐसा और भी किसी भी तरह के अल्कीन को CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे भी ओजोन के साथ अगर आप लोग ट्रीट करोगे तो CH3 CH OCH2 OO, इस तरह से ये भी जो है इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओजोनाइड। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जैसे और भी जैसे लाइन स्ट्रक्चर में भी कोई अल्कीन को अगर हम लोग दिखाएं तो ये लाइन स्ट्रक्चर का 1 2 3 4 5 6 कार्बन टूट जाता है और ये कार्बन ऐसे एक ऑक्सीजन से ऐसे जुड़ा और इधर 2 ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो ये सब का सब क्या है, ओजोनाइड। अगर आप लोग स्ट्रेस ना लो तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिएक्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ओजोनाइड का, जो आप लोगों के लिए फेथफुल या यूजफुल है, जो हम लोगों को एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ना है, अल्कीन में हम लोग पढ़े ही थे। जैसे कि कोई भी अल्कीन है, ध्यान से देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, ठीक है, ये कोई अल्कीन है। ठीक है, इसे हम लोग ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं। जानबूझकर हम लोग ऐसा अल्कीन यहाँ पर चुने हैं जिस अल्कीन में इस वाले कार्बन पर, डबली बॉन्डेड कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और इस वाले डबली बॉन्डेड कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इसे जैसे ओजोन के साथ ट्रीट करोगे तो ये CH3 CH CH3 यहाँ पर O इस तरह से और यहाँ CH3 ये बनाएगा ना। इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, ओजोनाइड। अब ये जो ओजोनाइड है इसे फर्दर अलग अलग तरह के रिएजेंट के साथ हम लोग ट्रीट करेंगे तो अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनता है। याद करो ये चीज, ये ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 12 में ही पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन में और 11th में तो पढ़ना ही था कि इस ओजोनाइड को अगर हम लोग ट्रीट करते हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि LiAlH4 या फिर NaBH4 वगैरह के साथ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके साथ जैसे ट्रीट करोगे ना तो यहां से कट तो जाएगा, जिसे आप लोग यहां से भी देख सकते हो, यहां से कट तो जाएगा, कट के इधर अलग और इधर अलग, तो इधर अलग अल्कोहल बनता है। तो देखो तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, CH3 CH2OH, मतलब इसको जितना हाइड्रोजन चाहिए वो उतना हाइड्रोजन लगा दो और इस वाले पोजीशन पर यहाँ पर OH और इस वाले पोजीशन में यहाँ पर OH। ठीक है, तो प्लस इस साइड में क्या बनेगा, उल्टा कर लिख रहा हूं, ठीक है, या सीधा ही लिख देता हूं आप लोगों को आराम से समझ में आए, इसलिए OH CH CH3
CH3 दिखा। ये दोनों साइड काट दिए, एक OH यहाँ, ये एक OH यहाँ। स्ट्रेस नहीं लेना अगर नहीं भी समझ में आ रहा हो, क्योंकि जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो वहां पर इसको देखेंगे। अभी मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि चीजें आसान हो जाएंगी वहां पर जब हम लोग इसे दोबारा देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में Ag2O और H2O2 ले लेंगे, यानी कि सोजोनाइट को अगर Ag2O या H2O2 के साथ ट्रीट कर देंगे तो कट के जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOH, और प्लस जिस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ देखो O डबल बॉन्ड C CH3 क्लियर हुआ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कीटोन। और यहाँ पर अगर इसी कंपाउंड को, जो सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादातर यही रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कोई भी अल्कीन को ओजोन के साथ हम लोग ZnH2O के साथ ट्रीट करें। इस रिएक्शन का नाम होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब 10% रिएक्शन लगभग कवर करता है ये ऑर्गेनिक का। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है उस पर एल्डिहाइड बनता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा, और जिस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है वहां पर तो कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ बन गया बच्चों क्या, एल्डिहाइड, और यहाँ पर बच्चों जो है वो क्या बन गया, कीटोन। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जो है, सॉरी ओजोनाइड का रिएक्शन क्या क्या होता है। अब एक और रिएक्शन अंत में हम लोग देख लेते हैं, और वो है ब्लीचिंग एक्शन, कि ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है। BLEECHING, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ व्हाट, ओजोन की। ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है। दरअसल ओजोन जो होता है O3 डिकम्पोज होके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और इसी नेसेंट ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के वजह से ओजोन जो है वो किस तरह से काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट के तरह। वो करता क्या है, कलरिंग मैटर जो है वो इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यही नेसेंट ऑक्सीजन है, और उसको डिकलराइज्ड मैटर में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑब्वियस ही बात है, कलरिंग मैटर को ओजोन डिकलराइज मैटर में कन्वर्ट किया तो बताओ तो ओजोन जो है वो कैसा एजेंट के तरह काम करेगा, वो ब्लीचिंग एजेंट के तरह काम करने लगता है। लेकिन याद रखना, कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज होकर ब्लीच हुआ है तो यहाँ पर परमानेंट ब्लीचिंग होता है, समझे। इस तरह के ब्लीचिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, परमानेंट ब्लीचिंग। और कहीं ऐसे जानकारी के लिए याद रख लो कि SO2 वगैरह जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये भी ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इस तरह के सब्सटेंस के द्वारा जो अगर हम लोग ब्लीच करते हैं या कलर उड़ाते हैं कोई सब्सटेंस का, तो वो टेम्पररी ब्लीच होता है, यानी कि वो हवा में जैसे आएगा तो दोबारा से ऑक्सीडाइज होके कलर रीअपियर हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो अब बच्चों ये केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन मैंने बताया आप लोगों को, उन सबों का एक बार रिवीजन या रिमेंबर उन लोगों को कर लेते हैं। समय बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आप लोग ध्यान से देखना कि ये O2 जो है ना, डाई ऑक्सीजन, इसे हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के साथ प्रोड्यूस करें तो ये O2 जो है वो बच्चों क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वही ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तब। अब जो है हम लोग ओजोन के अलग अलग रिएक्शंस को देख रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन तो मैंने पहले ही बताया था कि हर मेटल के साथ ये रिएक्शन करता है, कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जिसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये हर मेटल के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन जो कम रिएक्टिव मेटल है उसकी अगर हम लोग बात करें, जैसे कि कौन, मरकरी, तो उसके साथ ये क्या देगा, Hg2O, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टेलिंग ऑफ मरकरी। क्यों, क्योंकि Hg2O जो है ट्यूब में किनारे किनारे चिपक जाता था ना, तो और मेनिस्कस भी गायब हो जाता है। लेकिन इस मेनिस्कस को दोबारा रीअपियर करने के लिए, चूंकि Hg2O वाटर सॉल्युबल है, तो उसको हम लोग पानी के साथ घुलाकर अलग कर लेते हैं Hg2O को, तो जो मरकरी बचा हुआ है वो दोबारा से मेनिस्कस हासिल कर लेता है। सिल्वर के साथ अगर ओजोन को ट्रीट करेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, Ag2O, अगर याद हो आप लोगों को। इसी तरह नॉन मेटल में हम लोगों ने देखा था कि सल्फर के साथ कैसे रिएक्शन किया था। सल्फर के साथ अगर आप लोग ट्रीट करो ओजोन को तो वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। यदि फास्फोरस के साथ ट्रीट करो तो वो H3PO4 में कन्वर्ट हो जाता है, याद हो रहा होगा। और समरी देख के ना एक चीज ये फायदा होता है कि
आप लोगों को लगता होगा कितना आसान था, हम लोगों ने बेकार ही उतना स्ट्रेस लिया। ये आयोडीन के साथ ट्रीट करोगे तो HiO3 बन जाता है, और साथ में ओजोन खुद रिड्यूस होके तो O2 बन ही रहा है, और बैलेंसिंग के लिए वाटर वाटर हर जगह लगा रहता। तो जल्दी से याद कर लो, मेटल में 2 था, मरकरी को Ag2O में, सिल्वर को Ag2O में, नॉन मेटल में 3 पढ़ाया था मैंने, सल्फर को H2SO4 में, फास्फोरस को H3PO4 में, आयोडीन को HiO3 में। ठीक है, तो बच्चे पूछते हैं कि सर सिर्फ 2 ही मेटल और 3 ही नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करता है क्या? तो जवाब होता है नहीं रे, सभ्य को करता है। लेकिन होता क्यों सभ्य को करता है? क्योंकि फ्लोरीन की तरह ये भी तो तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोरीन से थोड़ा सा कम तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो लेकिन हम लोगों को सिलेबस में जो पढ़ना है ना, हम लोगों को बस उतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं पीबीएस को ऑक्सीडाइज करता था, याद है? पहले लिख लेते हैं क्या चीज। पीबीएस के बाद आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करता था, नहीं, फिर नाइट्रेट आयन को NO2 माइनस को, फिर SO3 माइनस को, फिर फेरस आयन को, दिख रहा है छोटा छोटा, पहले वीडियो की क्वालिटी को आप लोग इम्प्रोवाइज कर लो। उसके बाद K2MnO4 यानी कि पर मैग्नेट, सॉरी मैग्नेट को। उसके बाद क्या था? K3FeCN6 मतलब पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको ऑक्सीडाइज करता था। बस इतना ही तो था, और कहाँ कुछ था। तो इन सबों को एक बार देख लेते हैं। पीबीएस को ऑक्सीडाइज करके क्या चीज में कन्वर्ट करता है? PbSO4 में, और साथ में तो ओजोन रहता है। आयोडाइड आयन को क्या चीज में कन्वर्ट करता है? I2 में, साथ में ओजोन रहता ही है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? ओल्ड पेंटिंग्स का, ऑयल पेंटिंग्स का कलर साफ करने में, गंदगी साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल। ओजोन के, सॉरी यहाँ O2 है, ओजोन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए हम लोग करते हैं, जिसे आइडोमेट्री भी बोल देते हैं। और ये जो आयोडीन बनता है ना, इसको फर्दर हम लोग हाइपो सॉल्यूशन यानी कि H2O3 के साथ ट्रीट करते हैं। NO2 माइनस को NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब नाइट्रेट आयन में। ये सल्फाइड को SO4 माइनस यानी कि सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इसे फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है। K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट को में कन्वर्ट कर देता है, मैग्नेट को। और इसे K3FeCN6 में कन्वर्ट कर देता है। साथ में तो O2 है ही, और बैलेंसिंग के दौरान जो वाटर वाटर लगना रहेगा वो लगना तो रहेगा ही। तो ये काफी आसान है। वो जो समरी जो है वो आप लोगों के कॉपी में नहीं लिखा हुआ रहता है, उसे समरी आप लोग खुद से लिख लिया करो। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों को पढ़ना है यूजेस ऑफ ओजोन की। ओजोन का इस्तेमाल क्या क्या होता है? तो यूज की बात करें बच्चों, तो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, ये किस तरह से काम करता है? क्योंकि ओजोन पॉइजनस होता है, तो डिसइंफेक्टेंट के तरह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जहर वर, जैसे कि ऐसा लगे कि आप लोगों को भोज खाने जाना है और मुंह जो है पूरा गंदा हो गया है, तो इसमें ओजोन डाल लेना। जैसे ओजोन डालोगे तो मुंह के साथ साथ मतलब सब कुछ साफ हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा गलती मत करना, और बोल मत देना कि वीडियो को काट के कि मास्टर साहब ऐसा बोला था इसलिए हम लोग गुजर गए, ऐसे करके ले डाउन और बोलना मुझे टोरोना हो गया है। ठीक है, तो टोरोना फोरोना नहीं है, ऐसा ही। तो डिसइंफेक्टेंट समझ गए। इसीलिए पानी वगैरह जो होता है ना, जैसे कि आप लोग को पता नहीं होगा, मुंबई वगैरह में बड़ा बड़ा टनेल रहता है, और टनेल नहीं, टैंक वगैरह, उसी में पानी वगैरह स्टोर रहता है, और वही पानी का सप्लाई होता है। तो उस पानी का प्यूरिफिकेशन, जर्मिसाइड्स वगैरह को हटाने, जर्म्स वगैरह को हटाने के लिए ओजोन का इस्तेमाल जर्मिसाइड में के रूप में करा जाता है, टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका इस्तेमाल एयर प्यूरिफिकेशन में भी हम लोग करते हैं। एयर प्यूरिफिकेशन, कहाँ कहाँ एयर प्यूरिफिकेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स वगैरह में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एयर प्यूरिफिकेशन के लिए। हवा जैसे कि सबगृह होता है ना, जहाँ क्या बोलते हैं, मॉर्चरी वगैरह, जहाँ लाश वगैरह रखा जाता है, जहाँ आप लोगों का ड्यूटी पड़ेगा, भूत आत्मा का वहीं ड्यूटी पड़ता है, तो वहां पर का हवा का गंदगी, महक वगैरह साफ करने के लिए स्लॉटर हाउस, SLAUGSTER, स्लॉटर हाउस, जहाँ पर वो कसाई खाना होता है ना, जहाँ पर वहां पर भी महक वहक बहुत ज्यादा बनता है, तो उसका, जैसे रेलवे का टनेल, RAILWAYTUNNEL, रेलवे का टनेल वगैरह, रेलवे का जो मेट्रो वगैरह का टनेल वगैरह होता है, वहां पर भी महक वहक हो जाता है गंदगी के वजह से, उसे सिनेमा हाउसेस
CINEMAHOUS, कैसे कोरोना फैला? आप लोग बिना नहाए धोए सिनेमा हॉल चले जाओगे तो वहां सब सीट पर बैठ के जो रगड़ते हो तो सब सीट वीट सब जर्म्स वगैरह से भर जाता है ना। तो सिनेमा हॉल वगैरह में भी ओजोन वगैरह से प्यूरिफिकेशन होते रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या जाना, एयर प्यूरिफिकेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग एजेंट के रूप में तो करते ही हैं, लेकिन ब्लीचिंग एजेंट किसका, चूंकि ओजोन खुद बहुत महंगा होता है तो डेलिकेट आर्टिकल्स मतलब जैसे आइवोरी, मतलब हाथी का दांत वगैरह, एकदम जैसे हाथी दांत ब्रश व्रश नहीं करता है तो हाथी का जो दांत का गंदा गंदा सब हाथी का दांत रहता है ना, तो उसको साफ वाफ करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत तरह के फैब्रिक्स, ऑयल फैब्रिक्स वगैरह को साफ करने के लिए, ऑयल वगैरह को क्लियर करने के लिए ओजोन से पास करा होगा। जैसे कोई ऑयल है पीला कलर का, उसको एकदम लाइट उजला कर देना है, ऑयल को टेस्ट वेस्ट तो वही रहेगा, ओजोन से पास किए तो उसको एकदम ऑयल वगैरह उजला कर दिया। फैब्रिक मतलब तो मान ही रहे हो, धागा होगा जो है उसका कलर एकदम साफ करके तब ना उस पर कलर चढ़ाएंगे तो अच्छा होगा। कई तरह के स्टार्च वगैरह को भी कलरलेस बनाने के लिए हम लोग ओजोन का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। NINDUSTRI इंडस्ट्रीज भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। बहुत तरह के फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। K2MnO4 जो पोटेशियम मैग्नेट है उसको पोटेशियम पर मैग्नेट वगैरह में ऑक्सीडाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन आता है कभी कभी, हाउ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज डिटेक्टेड, कि ओजोन के मौजूदगी को हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। हाउ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कैन बी डिटेक्टेड। ओके, तो चूंकि वीडियो लंबा हो गया है, ये हम लोग अगले लेक्चर में आप लोगों को बता देंगे कि क्या होता है। छोटा सा, अगले नहीं, बस अभी जो सुबह सुबह ये वीडियो अपलोड हो रहा है ना, तो इस वीडियो को देखने के 20-25 मिनट या 1 घंटे के बाद ये इसके नेक्स्ट वाला वीडियो आ जाएगा। और वो वीडियो, उसमें क्या है, यूजेस है ओजोन का तो बता ही दिए कि ओजोन कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये बच गया, और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बच गया। तो ये दोनों अभी के अभी हम बता रहे हैं। 20-25 मिनट में, आधा घंटा में वीडियो अपलोड हो जाएगा। देखते जाओ, करना कुछ काम थोड़े है, खाली फोटोआ जो है ये आप लोगों को खड़ा हो जाना है यहाँ पर, खड़ा सूत जाना है, ये इस तरह से सूत जाओ, और हाथ में जो है ये मोबाइल ऐसे रख लो, कपाड़ सूतना, जैसे नींद आएगा कपाड़ पे गिरेगा मोबाइल, फटाक से नींद टूट जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये वाला मेथड ज्यादा उपयोगी रहेगा। टांग एकदम ऊपर रखो, और हो सके तो पंखा में लटक जाओ, मुंडी नेरे गधा, टांग पंखा में लटका देना। चलो बाय बाय, धन्यवाद।